तो देखिए यहाँ पे एक तो लिस्ट दिया गया है आप लोगों के लिए, लिस्ट वन लिस्ट टू। तो लिस्ट वन पे आपका प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और लिस्ट टू का सोर्स है। तो आपको टेबल मैच करवाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहाँ से लिया गया, अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया है आपका। हेलो फ्रेंड्स, टारगेट चैनल आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है पॉलिटी एमसीक्यू सेशन 2। इस वीडियो पे आप लोगों के लिए रहेगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि पिछले एग्जामिनेशन में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो आप लोगों के लिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोग हमारे साथ जुड़ा रह सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए, जो कि हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए खुशखबरी है वीडियो का आखिर में। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का टॉपिक, बढ़ते हैं हम लोग के सिलेबस पर। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का पहला सवाल। Who among the following said that the preamble of the constitution is the keynote of the constitution? मतलब प्रियम्बल को कीनोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन बोला था? चारों ऑप्शन आपके सामने देखिए, अर्नेस्ट बार्कर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, नेल्सन मैंडेला। आपका सही जवाब जो होगा वो है अर्नेस्ट बार्कर। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसका लैंग्वेज कहाँ से लिया गया है, कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। चारों ऑप्शन आपका देखिए, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये जो प्रियम्बल है ये प्रियम्बल आपका यूएसए से लिया गया है। ठीक है, लेकिन इसका जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज आपका लिया गया है आपका ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया से। तो चारों ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन होगा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर आपको प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है ये क्वेश्चन दिया गया था, तो आपका सही जवाब होता अमेरिका। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following word has not been written in the preamble of the constitution? मतलब यहाँ जो चारों शब्द दिया हुआ है उसमें से प्रियम्बल में कौन सा शब्द नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो चारों शब्द देखिए पहले, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और इंडियंस। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 इंडियंस, क्योंकि इस इंडियन शब्द का कोई उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है, प्रियम्बल में नहीं दिया गया है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर कंट्री है इंडिया। तो नोट कर लीजिए अच्छे से। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। के एम मुंशी वॉज रिलेटेड टू, चारों ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी, प्रियम्बल कमिटी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, नन ऑफ द फॉलोइंग। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी। के एम मुंशी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी से ताल्लुक रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। व्हिच ईयर इज रिलेटेड टू बेडूबाड़ी केस, यानी कि आपका जो बेडूबाड़ी केस हुआ था, आपका बेडूबाड़ी केस कौन सा साल में हुआ था। आपके चारों ऑप्शन देखिए, 1972, 1976, 1970, 1960। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 1960। ये जो आपका बेडूबाड़ी केस हुआ था ये इंडिया और बांग्लादेश ये दोनों के बीच में हुआ था। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश। बांग्लादेश ये दोनों के बीच में 1960 में बेडूबाड़ी केस हुआ था। तो बेडूबाड़ी केस में आपका जो प्रियम्बल है उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया था। ठीक है, बेडूबाड़ी केस का वर्डिक्ट क्या हुआ था, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये जो आपका बेडूबाड़ी केस था, ये बेडूबाड़ी केस आपका इंडिया और बांग्लादेश का जो डिस्प्यूटेड लैंड है, ठीक है, उसको लेकर हुआ था। ये बेडूबाड़ी केस का टाइम पे प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया था। तो बढ़ते अगला सवाल की तरफ।
Which among the following has been considered as instrument of instructions? तो देखिए ये चारों आपका ऑप्शन दिया गया है, प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें से इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा है आपका? तो देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 डीपीएसपी इसको बोला जाता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उसको डीपीएसपी को बोला जाता है। देखते हैं अगला सवाल। The preamble to the Indian Constitution was inspired by the preamble of the Constitution of, यानी कि देखिए दोस्तों वही वाला सवाल फिर से रिपीट हुआ है। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रियम्बल जो है वो कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? चलो ऑप्शन देखिए आपका जर्मनी, जापान, यूएस, फ्रांस। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यूएस। बढ़ते अगला सवाल की तरफ। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपका मौलिक जो अधिकार है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है आपका, वो उसका नंबर कितना है कॉन्स्टिट्यूशन पे, कितना उसका प्रावधान दिया गया है? देखिए 6, 7, 8, 9। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा 6। पहले जो था ये 7 था, फिर 44th अमेंडमेंट 1978, ठीक है, 44th अमेंडमेंट 1978 जो हुआ था उसके तहत यहाँ पे आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको एक लीगल राइट बना दिया गया था फंडामेंटल राइट के जगह पे। तो बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which article of the Indian Constitution abolished untouchability? यानी कि अनटचेबिलिटी को एबोलिश कौन सा आर्टिकल में किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 14, आर्टिकल 13, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। तो देखिए आर्टिकल 14 जो है ये राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है, यहाँ पे दो आपका चीज है, वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 13 जो है वो आपका इनकॉन्सिस्टेंसी के ऊपर, इनकॉन्सिस्टेंट या कॉन्सिस्टेंट विथ लॉ, ये देखा जाता है। माफ कीजिएगा, इनकॉन्सिस्टेंट और कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, यानी कि कौन मतलब कोई भी अगर एक्ट बनना चाहे तो वो लॉ बनना चाहे, कोई भी अगर बिल, तो वो कितना इनकॉन्सिस्टेंट कितना कॉन्सिस्टेंट होगा विद द अकॉर्डिंग टू लॉ, वो उसका पैरामीटर है आर्टिकल 13। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? आर्टिकल 16 बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और आर्टिकल 17 जो है वो होगा आपका ये क्वेश्चन का सही जवाब। ये आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। Which fundamental right has been added to the Constitution by 86th Amendment Act in 2002? मतलब 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन सा फंडामेंटल राइट वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है? देखिए चारों ऑप्शन देखिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A, याद रखिएगा दोस्तों, पहले 21 के ही 21 के अंडर में ही था, लेकिन ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत ये 21A में अलग से एक फंडामेंटल राइट बना है एजुकेशन। ठीक है, नोट कीजिएगा अच्छे से, ये आर्टिकल 21A। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की तरफ। Which article of the Indian Constitution did B.R. Ambedkar termed as the heart and soul of the Constitution? तो देखिए कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसको बी आर अम्बेडकर यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उन्होंने टर्म किया था कि वो हार्ट और सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का।
ठीक है। तो देखिए चारों ऑप्शन देखिए, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, आर्टिकल 32, आर्टिकल 21। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन 3, आर्टिकल 32। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 32 जो है ये है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये रेमेडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 32 के तहत आपका 5 रीट पिटिशन जारी होता है, फंडामेंटल राइट अगर आपका ब्रीच हुआ है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 रीट मिलता है। आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट जाता है और आर्टिकल 226 जो है, ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये आपका हाई कोर्ट पे रीट पिटिशन जारी होता है ये एक्ट, ये आर्टिकल के तहत। ठीक है, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट का केस में हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत अपना जुरिस्डिक्शन जो है उसको जाहिर करता है। और आर्टिकल 32 कौन किसका है? आर्टिकल 32 है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, 5 जो रीट पिटिशन है, ये वर्ड रीट, रीट कहाँ से आता है? ये आता है आपका यूके से। देखिए एक सवाल से कितना सारा आपको दूसरा सवाल मिल रहा है, उसका जवाब भी मिल रहा है। देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, इसको माइंड फॉर्म पे लिख लीजिएगा। 5 रीट पिटिशन जो है उसका नाम है हिबियस कॉर्पस, मैंडामस, क्वो वारंटो। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट? तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा राइट यहाँ पे दर्ज करता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। तो आपका सही जवाब जो होगा यहाँ पे ऑप्शन 3, यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 में आता है। तो यहाँ पे आपका मतलब मान लीजिए ये प्रेस, ट्रेड यूनियन, ये सब आपका आर्टिकल 19 के अंडर में आता है। ठीक है, प्रेस, ट्रेड यूनियन, ये सब का जो कारनामा है ये सब आता है आपका आर्टिकल 19 का अंदर। तो देखते हैं अगला सवाल। Which part of the Indian Constitution contains the fundamental rights of the citizens? तो देखिए यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पे फंडामेंटल राइट पे, राइट के ऊपर कहाँ कौन सा पार्ट में है ये फंडामेंटल राइट? चारों ऑप्शन देखिए आपका, पार्ट 3, पार्ट 6, 7 शेड्यूल, नन ऑफ द अबव। तो आपका जो फंडामेंटल राइट जो है वो आपका आर्टिकल 12 to 35 तक आता है। ये है कौन सा पार्ट में? ऑप्शन नंबर 1, पार्ट 3। ठीक है, ये पार्ट 3 का अंडर में आता है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। इन व्हिच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड ऑन आवर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटी है यानी आपका जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा साल में कॉन्स्टिट्यूशन पे इंक्लूडेड हुआ था? देखिए चारों ऑप्शन देखिए, 1977, 1978, 1979, 1976। आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 1976। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये कहाँ से आता है, कहाँ से इंस्पायर्ड है? हम लोग यूएसएसआर यानी कि रशिया से इंस्पायर्ड है ये फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, 1976 में आपका जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था जिसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था, वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज को 51A में आर्टिकल, कहाँ कौन सा आर्टिकल में है फंडामेंटल ड्यूटी? आर्टिकल 51A। ठीक है, 36 से 51 तक आपका डीपीएसपी है, उसके बाद 51A पे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। 42nd अमेंडमेंट है 1976। ठीक है, इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the article state
द एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। यहाँ पे जो आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, यानी कि ब्रिटिशों ने जो जमींदार लोगों को जो टाइटल गिफ्ट करता था, ठीक है, जो टाइटल प्रोवाइड करता था, वो टाइटल कौन सा आर्टिकल के तहत वो कैंसिल हो जाता है? आर्टिकल 18, आर्टिकल 17, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा आर्टिकल 18। ये आर्टिकल 18 के तहत आपका जितना आपका मिला हुआ जो टाइटल है वो सब नकार दिया जाएगा स्टेट द्वारा। सिर्फ कौन सा टाइटल पे आपका एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन केस भी है। ये एक्सेप्शन केस याद रखिएगा। एक्सेप्शन जो केस है, ये एक्सेप्शन केस आता है आपका आर्ट टाइटल, यानी कि आपका एलएलबी बोलिए, आपका एमबीबीएस बोलिए, आर्ट जो टाइटल है, ठीक है, जो आर्ट टाइटल होता है वो आपका आर्टिकल 18 का अंडर में नहीं आता है। यानी कि एमबीबीएस, कोई आपका सामरिक क्षेत्रों में अगर कोई टाइटल मिला उसको, वो, ठीक है। और ये जो टाइटल है, ये टाइटल जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता था। मतलब अंग्रेजों ने जब इंडियन जमींदारों को वो टाइटल गिफ्ट करता था, वो टाइटल वो मतलब एक के बाद दूसरा जनरेशन में वो टाइटल ट्रांसफर होता था, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल 18 के तहत ये बंद कर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, एमबीबीएस। और यहाँ पे जो है कॉर्नेल, मतलब जो टाइटल आप अर्न किए हो, वो टाइटल आर्टिकल 18 के अंडर में नहीं आता है। अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which of the following is or are incorrectly matched? तो देखिए चारों ऑप्शन आपको दिया गया है। आर्टिकल 14 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 16 राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो दोस्तों अगर आप लोग अच्छे से क्लास फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी से ये मिल जाएगा। तो देखिए आर्टिकल 14 जो है ये आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि राइट टू इक्वालिटी के अंडर में आता है। आर्टिकल 15 आता है आपका डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट पे। आर्टिकल 16 आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 जो होता है वो आपका अनटचेबिलिटी को एबोलिश करता है। और एबोलिशन ऑफ टाइटल जो है वो है आपका आर्टिकल 18 के अंडर में आता है। तो यहाँ पे जो आपका इनकरेक्टली मैच जो पेयर है आपका 1, 2 और 4, यानी कि आर्टिकल 16 जो है वो यहाँ पे सिर्फ सही है, 1, 2, 4 तीनों गलत है। तो देखिए 1, 2, 4 कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन पे है? चारों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी जो है वो होगा आपका सही ऑप्शन, 1, 2 और 4, ठीक है, ये इनकरेक्टली मैच्ड है। तो देखते हैं अगला सवाल। अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द सिटीजन्स बीन गिवन फंडामेंटल राइट्स? तो देखिए फिर से वही सवाल रिपीट हुआ है, फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक है आपका। चारों ऑप्शन देखिए, आर्टिकल 12 टू 15, आर्टिकल 12 टू 35, आर्टिकल 226 टू 235 और नन ऑफ द अबव। सही जवाब जो होगा आर्टिकल 12 टू 15 पार्ट 3 का अंडर में आता है। पार्ट जो है आपका, पार्ट 1 जो है आपका वो आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज, पार्ट 2 आता है आपका सिटीजनशिप, पार्ट 3 आता है आपका फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में आता है आपका डीपीएसपी, ठीक है। याद रखिएगा ये सब चीज अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर फंडामेंटल राइट्स एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ये जो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है वो क्या है। चारों ऑप्शन देखिए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी। क्योंकि ये राइट टू इक्वालिटी के अंडर में आर्टिकल 14 टू 18 ये सारा आर्टिकल ये राइट टू इक्वालिटी के अंडर में आता है, ठीक है। 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 आर्टिकल जो है ये राइट टू इक्वालिटी के अंडर में आता है। तो बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Who among the following headed the 9-judge constitutional bench that declared the right to privacy is a fundamental right? यानी कि आपका जो 9
जज बेंच है, ठीक है, 9 जज बेंच है। दोस्तों ये जो जज का बेंच होता है ये आपका हमेशा ऑड नंबर पे रखा जाता है, ठीक है। 9 जज बेंच है। ये जज बेंच को कौन हेड किया था? ये जज बेंच क्या डिसीजन दिया था आपको कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो आपका एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि आर्टिकल 21 के अंडर में आता है। तो आप चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, JS खेहर, दीपक मिश्रा, HJ कनिया, TS ठाकुर। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, JS खेहर, ठीक है। जस्टिस JS खेहर ने ये 9 जज बेंच को हेड किया था। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। Which article is cultural and educational rights? तो देखिए यहाँ पे कल्चरल और एडुकेशनल राइट कौन सा आर्टिकल में दिया गया है। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे चारों ऑप्शन के बीच में ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 29 और 30। ये आपका कल्चरल और एडुकेशनल राइट यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which article of the Constitution of India guarantees the equality of opportunity? तो देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। आर्टिकल 14, आर्टिकल 13, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। तो आपका सही जवाब जो होगा होगा ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 16 जो है, ये आर्टिकल 16 के तहत एम्प्लॉयमेंट में आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलता है आर्टिकल 16 के तहत। देखते हैं अगला सवाल। द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी कि ये जो टर्म है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन सा कंट्री से हम लोग बोरो किया है? तो चलिए देखते हैं चारों ऑप्शन। यहाँ पे ब्रिटेन, US, फ्रांस, कनाडा। आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटेन। ये ब्रिटेन से हम लोग इक्वालिटी बिफोर लॉ ये फ्रेज को एडप्ट किया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हम लोग USA से एडप्ट किया है, ठीक है। याद रखिएगा ये दो चीज। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। Which of the following is not a feature of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर कौन सा नहीं है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा तो आसानी होगा आप लोगों के लिए। चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म, सॉवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट, जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पे जो फेडरलिज्म है ये आपका फीचर नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बोला जाता है क्वासी फेडरल, यानी कि ये टोटल फेडरल नहीं है, कुछ फेडरल का और कुछ यूनिटरी का। यानी कि इंडिया जो है वो है आपका यूनिटरी बायस के साथ ये फेडरल है, ठीक है। ये फेडरल जो है ये यूनिटरी बायस के साथ फेडरल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो देखिए भारत का जो संविधान है उसका प्रकार कैसा है? रिजिड, फ्लेक्सिबल, नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, पार्टली रिजिड, पार्टली फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर D, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। एकदम टोटल रिजिड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है आपका US का कॉन्स्टिट्यूशन। US हम लोगों से बहुत साल पहले आजाद होकर भी अभी तक हम लोगों से कम अमेंडमेंट कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, यहाँ पे इसका कुछ पार्ट जो है वो पार्टली रिजिड है, ठीक है। कुछ पार्ट आप आसानी से बदल नहीं सकते हो, उसके लिए आपको पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए अमेंडमेंट प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। और आपका अमेंडमेंट कौन सा एक्ट के तहत होता है? ये आपका आर्टिकल 368 के तहत होता है, ठीक है। आर्टिकल 368 के तहत आपका अमेंडमेंट होता है। और पार्टली फ्लेक्सिबल क्यों बोल रहा है? क्योंकि कुछ कुछ जो चीज है वो आपका पार्लियामेंट आपका सिंपल मेजोरिटी से वो चेंज कर सकता है, इसीलिए कुछ पार्ट आपका फ्लेक्सिबल है, कुछ पार्ट आपका रिजिड है।
ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा ये सारा चीज। आर्टिकल 368 को भी याद कर रखिएगा क्योंकि उसके तहत आपका अमेंडमेंट होता है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which of the following is not guaranteed by the constitution? तो देखिए यहां पे कौन सा ऐसा पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गारंटेड नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये आपका गारंटेड होता है। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, ये भी आपका गारंटेड होता है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये भी आपका गारंटेड होता है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 3 फ्रीडम ऑफ स्ट्राइक जो है वो आपका गारंटेड नहीं होता है। ठीक है, असेंबली आप जितना टाइम तक पीसफुल रखेंगे पुलिस भी आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन असेंबली पे अगर आपका कोई झंझट हो जाए, कोई मतलब तहस नहस हो जाए, तब पुलिस सेल्फ डिफेंस के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट पर वहां पे फायर ओपन कर सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which of the following reads literally means we command? तो देखिए ये जो रीट है ये 5 तरह का होता है। हिबियस कॉर्पस, मैंडामास, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, क्वो वारंटो। तो यहाँ पे वी कमांड, ये कौन सा रीट का मीनिंग है? तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 मैंडामास। यहाँ के मैंडामास का मीनिंग होता है वी कमांड। देखते हैं अगला सवाल। Which of the following are envisaged as being part of right against exploitation in the Constitution of India? Prohibition of traffic in human beings and forced labor, abolition of untouchability, protection of the interest of the minorities, prohibition of employment of children in factories and mines. तो देखिए यहाँ पे आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसका फीचर ये चारों में कौन सा रहेगा? पहला वाला तो आपका सही रहेगा, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये नहीं होगा। ये भी आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में नहीं होता है। तो होगा कौन सा आपका 1 और 4, मतलब ऑप्शन नीचे देखिए, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो का सही ऑप्शन आपका। देखते हैं अगला सवाल। Which of the among of the following reads literally means you may have the body? तो देखिए चारों ऑप्शन यहाँ पे सर्टियोररी, हिबियस कॉर्पस, मैंडामास, क्वो वारंटो। तो आपका सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये जो हिबियस कॉर्पस है ये एक लैटिन टर्म है हिबियस कॉर्पस। तो इसका जो मीनिंग है, तो इसका मीनिंग होता है आपका टू हैव द बॉडी विथ, टू हैव द बॉडी विथ, मतलब कोई भी आदमी अगर अरेस्ट हो जाए तो 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ेगा, ताकि मैजिस्ट्रेट मतलब कानून को भी को पता चले कि वो सही आदमी को अरेस्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हिबियस कॉर्पस आपका सही जवाब होगा, टू हैव द बॉडी विथ। याद रखिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। देखते हैं अगला सवाल। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड इन। तो देखिए आपका जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी राष्ट्र। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट कहाँ पे है आपका? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, सिटीजनशिप, प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जहां पे लिखा गया है इंडिया एक पुलिस स्टेट नहीं है, ताकि ये वेलफेयर स्टेट है। ठीक है, ये पुलिस स्टेट नहीं है, ये एक वेलफेयर स्टेट है, ये डीपीएसपी पे लिखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which part of the Constitution of India refers to the responsibility of the state towards international peace and security? तो देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान जो है वहां पे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी ये कहां पे मेंशन किया गया है? फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इमरजेंसी प्रोविजंस, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका देखिए जो फंडामेंटल राइट्स है वहां पे तो नहीं बोला गया है,
इमरजेंसी प्रोविजन जो है उस पे भी नहीं बोला गया है, इंटरनेशनल पीस के बारे में प्रीएम्बल पे भी नहीं बोला गया है, तो बोला कहाँ गया है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल आपका 51 जो है, ठीक है, जो आपका आर्टिकल 51 है वहां पे लिखा गया है, आर्टिकल 51। देखते हैं अगला सवाल। एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ड्यूरिंग। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 350 जो है, आर्टिकल 352 आपका इमरजेंसी है। ये कौन सा इमरजेंसी है? ये नेशनल इमरजेंसी है। ये आपका नेशनल इमरजेंसी है। तो नेशनल इमरजेंसी का ऑप्शन देखिए यहाँ पे, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। दोस्तों ये हर एक टर्म को अच्छे से गौर कीजिएगा, क्योंकि एक एक टर्म की वजह से आप लोगों को एग्जाम में फायदा हो सकता है। ये आर्म्ड रेबेलियन, ये जो है इसके लिए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन जो इंटरनल डिस्टरबेंस है, ये टर्म भी आपका अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये इंटरनल डिस्टरबेंस का वजह से नेशनल इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है। वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। और ऑप्शन नंबर सी जो है, ये फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मशीनरी इन स्टेट, ये अगर होगा तो आर्टिकल 356, कितना, आर्टिकल 356 यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल। और फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी कंट्री अगर होगा तो आपका आर्टिकल 360 इशू होता है। ठीक है, ये आपका फिनेंशियल इमरजेंसी है। देखते हैं अगला सवाल। Which one of the following cannot be ground for the proclamation of emergency under the Constitution of India? तो देखिए यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेरेशन के लिए कौन सा ग्राउंड आपका फुलफिल नहीं करता है? वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर होगा तो इमरजेंसी नहीं प्रोक्लेम किया जा सकता है। ठीक है, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आपका आर्म्ड रेबेलियन के लिए आर्टिकल 352 यानी कि आपका जो नेशनल इमरजेंसी है वो अनाउंस किया जा सकता है। बढ़ते अगला सवाल पर। Which one of the following is not included in the state list in the Constitution of India? तो देखिए यहाँ पे स्टेट लिस्ट पे कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, प्रिजन। तो देखिए आपका ऑप्शन बी, सी, डी, ये तीनों ही आपका स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रिजन, ये तीनों आपका स्टेट लिस्ट पे है। तो स्टेट लिस्ट पे कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड। ये क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड आपका टोटल इंडिया में ये सेम क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड चलता है। तो बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The salient features of the Indian Constitution provide for single citizenship for the whole of India, strictly federal form of government, unique blend of rigidity and flexibility। तो देखिए यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप फॉर होल इंडिया ये सही है, स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये गलत है, क्योंकि हम लोग का जो गवर्नमेंट है वो कनाडियन गवर्नमेंट है, कनाडियन फॉर्म है वो गवर्नमेंट का, और वो क्वासी फेडरल इन नेचर है। और यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ये भी सही है। ठीक है, तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? यहाँ पे 1 और 3 आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखिए बढ़ते अगला सवाल की तरफ। Which of the following features of the Indian government system are essential features of parliamentary government system? तो देखिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम का कौन सा फीचर है यहाँ पे? प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव सही है, मिनिस्टर ऑफ मेंबरशिप मिनिस्टर्स इन लेजिस्लेचर ये भी सही है, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए सेपरेशन ऑफ पावर जो है, ये सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ये आपका नहीं है। और आपका इंडिपेंडेंट जुडिशियरी सिस्टम जो है ये भी आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर
नहीं है। ठीक है, तो आपका सही जवाब कौन सा होगा यहाँ पे? वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 है आपका सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका 1 2 3 ये आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए यहाँ पे एक तो लिस्ट दिया गया है आप लोगों के लिए, लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 पे आपका प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लिस्ट 2 का सोर्स है। तो आपको टेबल मैच करवाना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखिए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहाँ से लिया गया? अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया है आपका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका से, यानी कि ए का 3 होगा। तो देखिए ए का 3 यहाँ पे 2 ऑप्शन पे है। यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से लिया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बी का 4 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा आपका। फिर भी देख लेता है बाकी सारा ऑप्शन को। इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी मतलब C1 होगा, और डी होगा 2। यूनियन स्टेट जो रिलेशन है वो आपका कनाडा से लिया गया है। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन बी होगा आपका सही जवाब। पढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which one among the following is not a characteristics of federal system? तो देखिए फेडरल सिस्टम का कैरेक्टर कौन सा नहीं है? टू डिस्टिंक्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन और स्टेट का बीच में आपका फर्क हो जाता है फेडरल सिस्टम में, वहां पे पावर्स डिवाइड किया जाता है। द रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर ऑफ ईच गवर्नमेंट आर क्लियरली डिफाइंड इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपका सही है। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, ये आपका गलत है। और सुप्रीम कोर्ट इज entrusted with the responsibility of interpreting these provisions and arbitrating in the matter of dispute, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे जो मामला है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो देखिए आप लोग, नो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव आपका लेजिस्लेटिव के पास बाउंड रहता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव अपना मन से कुछ नहीं कर सकता है, उसका हर एक एक्शन के लिए उसको लेजिस्लेटिव के पास जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। Which among the following is not a basic feature of Constitution of India? तो देखिए यहाँ पे कौन सा बेसिक फीचर नहीं है? फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, फेडरलिज्म, द अनक्वेश्चन राइट ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका यहाँ पे जो बेसिक फीचर जो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है आपका फेडरलिज्म, ऑप्शन सी। ठीक है, ये फेडरलिज्म जो है वो आपका बेसिक फीचर नहीं है, अच्छे से याद रखिएगा। क्योंकि हम लोग का जो मॉडल है वो टोटल फेडरल नहीं है, वो है क्वासी फेडरल, जो कि हम लोग कनाडा से लिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राइट टू इक्वलिटी फाइंड्स अ प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। तो देखिए चारों आपका पॉइंट दिया गया है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। तो सही जवाब कौन सा होगा आपका? राइट टू इक्वलिटी कहाँ पे आता है आपका? आर्टिकल 13 जो है ये आपका पहले ही बोला है, ये नहीं आता है आर्टिकल, ये राइट टू इक्वलिटी के अंडर नहीं आता है। बाकी 3 जो है, इक्वल राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 पे आता है, आर्टिकल 15 पे डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आता है, और आर्टिकल 16 आता है आपका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, वहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी के ऊपर। तो ये तीनों आपका सही जवाब होगा, मतलब 2 3 4 देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, ये 2 3 4 ये आपका सही जवाब होगा। तो देखते हैं अगला सवाल। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ फेडरेशन ऑफ डैश टाइप। तो चारों ऑप्शन देखिए, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका कनाडा, क्योंकि यूएस का जो मॉडल है वो आपका ट्रू फेडरेशन है। ठीक है, यूएस क्या है? यूएस आपका ट्रू फेडरेशन है, ट्रू फेडरेशन, ये यूएस। ठीक है, लेकिन कनाडा जो है वो आपका क्वासी फेडरल है। तो बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which article of the Constitution of India deals with right to constitutional remedies? तो देखिए फिर से रिपीट वाला सवाल, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। तो सही जवाब होगा आर्टिकल 32। Which part of the Indian Constitution deals with center state financial relation?
तो देखिए यहाँ पे आपका जो सेंटर स्टेट रिलेशन है वो आपका 3 टाइप का होता है। एक होता है आपका लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, एक होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, और एक होता है आपका फिनेंशियल। ठीक है, ये तीनों टाइप का रिलेशन होता है सेंटर स्टेट का। तो आपका फिनेंशियल जो रिलेशन है वो कौन सा पार्ट में आता है? पार्ट 15, पार्ट 14, पार्ट 12, पार्ट 10। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पार्ट 12, यानी कि आर्टिकल 268, आर्टिकल 268 से आर्टिकल 293 तक। फाइनेंशियल रिलेशन सेंटर स्टेट का आता है। तो बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which article of the Indian Constitution provides for the financial provisions? तो देखिए फाइनेंशियल प्रोविजंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पे कौन सा आर्टिकल दिया गया है? आर्टिकल 352 नहीं हो सकता क्योंकि ये नेशनल इमरजेंसी है। आर्टिकल 356 ये आपका प्रेसिडेंट्स रूल है। और आर्टिकल 360 ये आपका सही जवाब होगा। आर्टिकल 361 नहीं होगा। आर्टिकल 360 ये आपका फिनेंशियल प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों इमरजेंसी का अंडर आर्टिकल 360 जो आता है वो आपका फिनेंशियल इमरजेंसी में आता है। ये फिनेंशियल इमरजेंसी आज तक इंडिया में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which of the following article of the Indian Constitution deals with citizenship of India? तो देखिए सिटीजनशिप जो कि आपका पार्ट 2 में आता है। कौन सा पार्ट में आता है? दूसरा में आता है। ठीक है, पार्ट 2 में जो आता है वो कौन सा आर्टिकल से कौन सा आर्टिकल तक आता है? आर्टिकल 333 टू 337, आर्टिकल 17 टू 20, आर्टिकल 5 टू 11, आर्टिकल 1 टू 4। देखिए आपका आर्टिकल 1 टू 4 जो आता है वो आपका पार्ट 1 के अंडर आता है। ठीक है, वो आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। दूसरा पार्ट क्या आता है? सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 टू 11। आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 5 टू 11। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स ऑफ पंचायत आर स्टेटेड? तो देखिए आपका ये जो शेड्यूल है, पहले तो ये समझ लीजिए ये शेड्यूल क्या है। ये शेड्यूल एक टेबल है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पे आपका जो जो टर्म यूज किया गया है, कुछ कुछ जो चीज यूज किया गया है वो तो सारा आपका नहीं मतलब वहां पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं समझा पाया, तो यहाँ पे शेड्यूल का प्रावधान दिया। शेड्यूल का मतलब होता है टेबल, जहाँ पे कुछ कुछ चीजें वो क्लियरली डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा टेबल कितना है? टोटल 12 शेड्यूल है हम लोगों का। ये कोड वर्ड आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा दोस्तों। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, ये 12 अक्षर है। 12 अक्षर आपका 12 शेड्यूल डिनोट करता है। तो यहाँ पे आपका पंचायत जो है वो आपका 11वां शेड्यूल में आता है। ठीक है, 8 शेड्यूल, 9 शेड्यूल, 10 शेड्यूल, 11 शेड्यूल, आपका 11 शेड्यूल में आता है। और आपका पहला शेड्यूल जो है वो आपका टेरिटरी आता है, दूसरा में एमोल्यूमेंट, तीसरा में एफर्मेशन, चौथा में राज्यसभा में सीट, पांचवा में आपका शेड्यूल्ड एरिया, छठा में आपका अदर शेड्यूल्ड एरिया, सातवां में आपका फेडरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, आठवां में आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, 9th शेड्यूल में आपका लैंड रिफॉर्मेशन। ठीक है, 10th शेड्यूल में आपका डिफेक्शन, 11th शेड्यूल में पंचायत, 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज। नोट करके रखिए अच्छे से टोटल 12 शेड्यूल का नाम, ये इंपॉर्टेंट है। ये शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन आते ही रहता है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। Which of the following schedules deals with the division of powers between union and states? तो देखिए वही टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। यहाँ पे यूनियन और स्टेट के बीच में पावर डिवीजन कौन सा शेड्यूल करता है? 4th, 6th, 7th, 9th। आपका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी, 7th शेड्यूल। ये 7th शेड्यूल जो है यहाँ पे आपका तीनों लिस्ट दिया जाता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ।
अंडर व्हिच आर्टिकल द पार्लियामेंट प्रोवाइड्स फिनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट्स। तो देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट कौन सा आर्टिकल के तहत स्टेट्स को फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। चारों ऑप्शन देखिए आपका, आर्टिकल 273, आर्टिकल 274, आर्टिकल 275, आर्टिकल 276। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 273। इसके तहत पार्लियामेंट स्टेट को फिनेंशियल असिस्ट प्रोवाइड करता है। बढ़ते अगला सवाल की तरफ। अंडर व्हिच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी रोल जो है वो कौन सा आर्टिकल में प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 141, 142, 143, 144। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 143 जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी रोल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास लेकर पहुंचता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अंडर व्हिच आर्टिकल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कंस्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का प्रावधान कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, 323A, 323B, 324, 325। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका 323A, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। अंडर व्हिच आर्टिकल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। तो देखिए यहां पे क्या है, इंडिया का जो पावर डिवीजन हुआ है तो यूनियन लिस्ट सिर्फ सेंट्रल का हाथों में है, और सेंट्रल आपका मतलब यूनियन गवर्नमेंट जो है वो आपका स्टेट लिस्ट में भी आपका दखल अंदाजी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आप देखिए अच्छे से। ये स्टेट लिस्ट के किसी भी आपका मैटर के ऊपर वो अगर नेशनल इंटरेस्ट का इशू आ जाएगा तो वो टेक ओवर कौन कर लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए आपका, आर्टिकल 229, आर्टिकल 230, आर्टिकल 247, आर्टिकल 249। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका आर्टिकल 247। आर्टिकल 247 के तहत ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला सेंट्रल के हाथों में चला जाता है, जो कि स्टेट लिस्ट में रहते हुए भी। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते अगला सवाल की तरफ। Which of the following schedules of Indian Constitution is related with the allotment of seats in राज्य सभा। तो देखिए फिर से वही शेड्यूल वाला क्वेश्चन, तो दौड़ा लीजिए फिर से एक बार, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो देख लीजिए 4 नंबर जो शेड्यूल है वहां पे आपका सीट्स इन राज्यसभा जिसका अलॉटमेंट होता है उसका प्रावधान दिया रहता है। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन बी, 4th शेड्यूल। ठीक है, 4th शेड्यूल पे दिया रहता है। तो दोस्तों ये था हम लोगों का आज का 50 सवाल का वीडियो। तो हम लोगों का दोस्तों जो मोटिव है वो इंडिया का हर एक स्टूडेंट जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको हर तरफ से मदद करना ये हम लोगों का मोटिव है। और दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए। वीडियो कैसा लगे तो वो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वो बताइए हम लोगों के लिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और दोस्तों आप लोगों को जो खुशखबरी देना था वो है हम लोग और FB, इंस्टा, टेलीग्राम तीनों पे ही आ चुका है टारगेट जीएस। और आप लोग अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो प्रीवियस वीडियो और जो आपका हम लोगों का लिंक है वो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग हम लोगों से और भी अच्छे तरीके से जुड़े रह सकते हैं। तो स्टे कूल, स्टे सेफ, फोकस ऑन योर गोल्स। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।